गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे आपका पैसा मैक्सिमम जाता है, राइट। दूसरी चीज, जो अपने फंड मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर हर कंपनी के, हर बैंक के होते हैं, तो उनके पास जो पैसा पड़ा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे तो पैसा डालेंगे ही वो, बराबर है। तो आईआईडी गवर्नमेंट ये बोलती है कि तुम कस्टमर का पैसा जो आया हुआ है वो अप टू 20% हम मार्केट में भी डाल सकते हैं, स्टॉक मार्केट में, सो दैट क्या है, रिटर्न भी अच्छे खासे मिले, बराबर है। अब 20% तक की इन्होंने पैसा डाला है म्यूचुअल फंड्स में वगैरह, स्टॉक मार्केट में, और बाकी पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाला है। तो जो भी प्रॉफिट कंपनी को होता है उस साल का, उसमें से 10% जो होता है वो शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। जैसे HDFC लाइफ में 2-3 शेयर होल्डर्स है, लंदन की कुछ कंपनी है, ऐसे बन के HDFC लाइफ बनी है, ऐसे ऐसी प्रूडेंशियल कुछ शेयर होल्डर्स बन के बनी हुई है। तो 10% जो प्रॉफिट होता है उसका 10% जो होता है ना, वो इसको बांटा जाता है शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी चला रहे हैं, जो पैसा वहाँ पे डाला हुआ है। और 90% जो होता है वो जाता है कहाँ पे, पॉलिसी होल्डर्स को, बराबर है। तो जो प्रॉफिट बांटते हैं पॉलिसी होल्डर्स को, उसको बोला जाता है बोनस, इंश्योरेंस के लैंग्वेज में बोनस। बैंक में हम इंटरेस्ट FD करते हैं, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, तो उसके ऊपर हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट, बराबर है। वो इंटरेस्ट को इंश्योरेंस में क्या बोलते हैं, बोनस। अब बोनस जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको समझाता हूँ। बैंक में यदि मैं FD करता हूँ, बराबर, तो मैंने फॉर एग्जांपल 1 लाख की FD की, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 1 लाख। तो मेरे को अगर बोला गया कि 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 लाख के ऊपर मिलेगा मुझे 10%, मतलब कितना, 10,000 का मुझे इंटरेस्ट मिला, बराबर है। लेकिन ये जो FD का इंटरेस्ट है बैंक में इंटरेस्ट के तौर पे मिलता है, अगर सेम मैं बोलूँ कि 10% बोनस यहाँ पे भी मिल रहा है, सेम जो इंटरेस्ट 10% का आपको मिल रहा था आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर बैंक में, थोड़ा सा फंस जाऊंगा मैं, 1 लाख का जो प्रिंसिपल अमाउंट है बैंक में, उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, कितने परसेंट का, 10% का फॉर एग्जाम्पल। तो सेम 10% का इंश्योरेंस कंपनियां भी आपको देती है इंटरेस्ट, लेकिन उसको क्या बोला जाता है, बोनस। और ये जो बोनस दिया जाता है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर नहीं दिया जाता है। इंश्योरेंस में जो अपन प्रीमियम जमा करते हैं उसके ऊपर बोनस नहीं दिया जाता, वो आपके सब एश्योर्ड के ऊपर दिया जाता है। अब सब एश्योर्ड मतलब क्या होता है, नए लोगों को समझ लो, सब एश्योर्ड मतलब क्या है, सब मतलब अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट, बराबर है। एश्योर्ड मतलब गारंटीड मिलने वाला अमाउंट, राइट। तो डेथ पे मिलने वाला अमाउंट, मैच्योरिटी पे मिलने वाला अमाउंट, वो सम एश्योर्ड में बोला जाता है, बराबर है। तो जैसे मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है, फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो मुझे ये पता है कि मैच्योरिटी में मुझे सम एश्योर्ड 10 लाख मिलने वाले हैं गारंटीड, उसके लिए मैं 50-50 रुपए 20 साल पे करूंगा। तो मेरे 50,000 के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है क्या, बोनस मिल रहा है क्या, नहीं। मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है फ्रॉम डे 1, मेरी सम एश्योर्ड कितने का है, 10 लाख का, भले ही मैं 50 रुपए दे रहा हूँ, राइट। तो सम एश्योर्ड मेरा कितने का है, 10 लाख का। तो 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख। तो 1 लाख मुझे क्या मिलेगा, वो बोनस मुझे हर साल मेरे पॉलिसी में जमा होगा, समझ रहे हो अभी चीज। और ये जो बोनस होता है, ये बोनस किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके ऊपर वो डिपेंड करता है आपको बोनस कितना दिया जा रहा है, बराबर है। अब ये जो बोनस है, मैंने क्या बोला, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें क्या क्या चीजें आती है, पहला आता है कंपनी का कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके फंड मैनेजर, वहां से प्रॉफिट आता है। डेथ क्लेम्स, उस पर्टिकुलर ईयर में डेथ क्लेम्स कम आए या ज्यादा है, जितने ज्यादा डेथ क्लेम उतना ज्यादा कंपनी का पैसा जा रहा है, बराबर है। डेथ क्लेम में पैसा जा रहा है मतलब लोगों को डेथ क्लेम देना पड़ेगा, सब एश्योर्ड के साथ बोनस जब भी वो कस्टमर मर गया, बराबर है। तो डेथ क्लेम क्या हो गया, जितना कम डेथ क्लेम उतना ज्यादा बोनस मिलेगा, जितना ज्यादा डेथ क्लेम उतना कम बोनस, और जितना डेथ क्लेम कम उतना ज्यादा बोनस का पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, समझो। क्योंकि डेथ क्लेम कम आ गई, इसका मतलब क्या, कंपनी का पैसा बांटने में कम गया, इट मींस उनके पास पैसा बचा हुआ है। तो कभी भी याद रखिएगा, जो प्रॉफिट होता है कंपनी को मिला हुआ, उसमें से क्या करती है कंपनी, कुछ पैसा सरप्लस में डाल देती है, बराबर है। कुछ थोड़ा बहुत पैसा सरप्लस में डाल देती है और कुछ पैसा उस प्रॉफिट में से बोनस के तौर पे बांट देती है 90%, और 10% अपने पास रखती है, बराबर है। अब सरप्लस क्यों रखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सडनली ना एक साथ फ्लड आ गया तो लोग जल्दी मतलब ज्यादा मर जाते हैं, भूकंप आ गया है ना, अर्थक्वेक जिसको बोलते हैं, एक साथ सडनली हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं, दंगल में वगैरह लोग मर जाते हैं, दंगल नहीं सॉरी दंगे होंगे में, पहले राइट्स में नहीं मिलते थे, क्लेम्स पहले राइट्स में नहीं मिलते थे, लेकिन अभी मिलते हैं, बराबर है। तो वो सरप्लस वहां से फिर बांट देते हैं,
क्योंकि सडनली पैसा चाहिए होता है ना बांटने के लिए, तो वहाँ से वो देते हैं। समझ गए? तो एंडोमेंट पॉलिसी मतलब क्या होती है? दीज आर द गारंटीड प्लान्स, जहाँ पे कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो कस्टमर का पैसा वो कहाँ पे डालते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, गारंटीड बॉन्ड्स में, बराबर है, सो दैट कस्टमर को पैसा गारंटीड दे दिया जाए, राइट। उसके बाद एंडोमेंट पॉलिसीज में क्या डिक्लेयर करते हैं? बोनस हर साल, बराबर है, हर साल बोनस डिक्लेयर किया जाता है, और वो बोनस किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, बराबर है। और कंपनी का प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितने डेथ क्लेम्स आए, कम आए, ज्यादा आए, बराबर है। फंड मैनेजर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कहाँ पे किया, वहां से कितना रिटर्न आया, बराबर है। ये हर चीज में मैटर करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ पे एक प्लान है, एक संचय पार एडवांटेज करके प्लान है। संचय पार एडवांटेज का एक प्लान है, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, तो आपको प्लान भी बता देता हूँ, बराबर है। तो संचय पार एडवांटेज ये एक प्रकार का क्या पॉलिसी है? पहली चीज ये एंडोमेंट पॉलिसी है, पहली चीज ये एंडोमेंट पॉलिसी। इट मींस क्या है? ये संचय पार एडवांटेज में क्या सबसे पहले क्या डिक्लेयर होगा? बोनस मिलेगा, बराबर है। प्लस इसमें सम एश्योर्ड भी रहेगा, गारंटीड फ्रॉम डे वन, सम एश्योर्ड रहेगा, बराबर है, बोनस और सम एश्योर्ड। और बीच में अगर डेथ हो जाती है कस्टमर की पॉलिसी के टर्म के दौरान, तो वहाँ पे डेथ बेनिफिट भी दिया जा रहा है। अब हम डेथ बेनिफिट बोलते हैं, मरने के बाद कुछ बेनिफिट रहता है क्या? किसको बेनिफिट मिलता है मरने के बाद? जो नॉमिनी रहता है, जो बेनिफिशियर रहता है ना। तो डेथ का वैसे कोई बेनिफिट होता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा मिलता है किसको? नॉमिनी को, बराबर है। तो वो वर्ड बोला जाता है डेथ बेनिफिट, समझ रहे हो? तो ये हो गया एंडोमेंट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी हम सीख रहे हैं? संचय पार एडवांटेज। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। कस्टमर की पॉलिसी टर्म है और प्रीमियम पेइंग टर्म है, समझिए। चलो, पॉलिसी टर्म मतलब क्या होता है कि वो पॉलिसी कब तक की चलेगी। इंश्योरेंस ये क्या होता है? एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में? पॉलिसी लेने वाले के बीच में और पॉलिसी देने वाले के बीच में। पॉलिसी देने वाला कहाँ कहला जाता है? कंपनी। और पॉलिसी लेने वाला का कस्टमर बोला जाता है, जिसको पॉलिसी होल्डर या फिर लाइफ एश्योर्ड या फिर इंश्योर्ड पर्सन। ये वर्ड दोनों सेम ही है, तीनों सेम ही है, बराबर है। तो पॉलिसी टर्म मतलब क्या होता है कि आपने कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। अब जैसे मैंने 20 साल की पॉलिसी ली, इट मींस मेरी पॉलिसी टर्म कितनी की होगी? टर्म मतलब ड्यूरेशन, पॉलिसी टर्म मतलब ड्यूरेशन, मतलब 20 साल की मेरी पॉलिसी होगी, तो मेरी पॉलिसी टर्म कितना हो गया? 20 साल का, बराबर है। अगर मैंने प्रीमियम पेइंग टर्म मतलब क्या होता है कि मैं कितने साल पैसा भरना चाहता हूँ, मुझे कितने साल पैसा भरना है, जमा करना है। उधर जाएंगे, उधर ही भेज रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ से वो डायरी वायरी लगी, तो आने क्योंकि हमने कब्जा किया है ना, ठीक है। तो पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म मतलब क्या होता है? मैं कितने साल पैसा जमा करूँगा। अपने संचय पार एडवांटेज में क्या होता है कि पॉलिसी टर्म आप लाइफ लॉन्ग भी ले सकते हो, बराबर है, या फिर सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे 30 साल तक की पॉलिसी चाहिए, 20 साल तक की चाहिए। यदि मैंने 40 साल का टर्म लिया है पॉलिसी का, तो मेरी मैच्योरिटी कौन से साल में आएगी? 40वें साल। अगर मैंने लाइफ टाइम 100 ईयर्स तक की लिया, तो मेरी पॉलिसी कौन से साल में मैच्योर होगी? मेरे एज के 100 ईयर्स तक की, बराबर है। तो समझ के चलिए कि पॉलिसी टर्म मैंने 40 साल का लिया हुआ है संचय पार एडवांटेज, बराबर है। अगर नहीं लेते हो तो बाय डिफॉल्ट वो सोशल लाइफ टाइम नहीं। इसमें एक वेरिएंट होता है इमीडिएट, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा आपको सिर पे, लेकिन समझ के चलिए क्या बोल रहा हूँ मैं। इमीडिएट इनकम, ये ऐसा प्लान है जहाँ पे आपको इमीडिएट इनकम मिलती है। मतलब मैं पैसा, देखो LIC के पॉलिसी में बारे में आप जानते होंगे, जहाँ पे क्या होता है कि यदि मैंने 20 साल की पॉलिसी ली है, तो मुझे मैच्योरिटी 20वें साल में मिलेगी। मैच्योरिटी पे क्या क्या मिलेगा मुझे? सम एश्योर्ड प्लस बोनस। कितने साल का? 20 साल का, क्योंकि हर साल बोनस को हर साल बोनस देते रहेंगे और हर साल वो पॉलिसी में ऐड होते रहेगा, तो मुझे मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड के साथ मिलेगा। तो कंपनी ने क्या किया है, डायरेक्ट मैच्योरिटी में पैसा ना देते हुए उन्होंने क्या किया, जो बोनस पॉलिसी में जमा हो रहा है वो उन्होंने बोनस बांटना चालू कर दिया। वेरी नेक्स्ट ईयर, पहले क्या होता था, पॉलिसी में सिर्फ आपका हर साल बोनस जमा होता था, और वो क्या करते थे, बोनस और सम एश्योर्ड को आखिर में मैच्योरिटी पे आपको दे देते थे, बराबर है। लेकिन अभी ये संचय पार एडवांटेज में क्या हुआ है, कंपनी ने जो बोनस डिक्लेयर होते हैं उसमें से कुछ पार्ट वो आपको इनकम पे तौर पे उसी समय दे देते, समझ अभी चीज रखते नहीं अपने पास। चलो अगले साल हम आपको जो बोनस आया है उसमें से आपको कुछ पैसा आपको देते रहते, बराबर है। तो ये ऐसा प्लान है जहाँ पे आपको इमीडिएट बोला है, मतलब आपको इनकम इमीडिएट आएगी, राइट। अब समझिए चलिए कि फॉर एग्जांपल कस्टमर 1 लाख रुपए साल का जमा कर रहा है, प्रीमियम जमा कर रहा है, बराबर है। और पॉलिसी टर्म कितने का लिया उसने? 40 साल का, मतलब 40वां साल है पॉलिसी का, ठीक है। और प्रीमियम पेइंग टर्म उसने लिया है 12 साल का, जो मैक्स है यहाँ पर,
ठीक है, इट मींस क्या करेगा कस्टमर 1-1 लाख रुपए 12 साल जमा करेगा। ये हो गए 12 साल, तो 12 साल में उसके कितने पैसे जमा हो गए? 12 लाख रुपए, बराबर है। तो वो 12 लाख रुपए आपके 12 साल में जमा हो गए। अब कंपनी क्या करती है, जैसे आपने 1 लाख रुपए दिया 2023 में, उसी तारीख को 2024 में अगले साल कंपनी आपको 40,000 रुपीज क्रेडिट करेंगी, बराबर है। अब क्या होता है, जो एंडोमेंट पॉलिसीज होती है उसका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर जाता है, तो मैंने क्या कहा है कि वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, डेथ क्लेम्स के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर, बराबर। तो 2.5% से लेके 5.5% के बीच में ये वैरी होता है हमेशा बोनस। कभी 2.5 मिलेगा, 2024 में 5 मिलेगा, 2026 में 6 मिल सकता है, 2028 में 4 ही मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज पकड़ते हैं 4% का, बराबर है। एवरेज हम पकड़ते हैं 4% का, उतना मिलता ही है, उससे ज्यादा ही मिलता है। तो हम क्या पकड़ रहे हैं, एवरेज हर साल का बोनस 4% का मिलना ही है, तो हमने एवरेज 4% पकड़ा, बराबर है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने पॉलिसी खरीदी संचय पर एडवांटेज की, जहाँ पे प्रीमियम कितने का दे रहा हूँ, 1 लाख का, बराबर है। तो वहां पे मेरा सम एश्योर्ड हो जाता है 12 लाख का। कभी भी याद रखिएगा, 12 लाख का सम एश्योर्ड मतलब 10 टाइम्स 1 लाख का 12 लाख में दे रहा हूँ, इट मींस क्या हो रहा है, 1 लाख का 12 लाख हो रहा है, मतलब 10 टाइम्स हो रहा है 1 लाख का, कि 12 टाइम्स हो रहा है? 12 टाइम्स हो रहा है। तो कंपनी के पास पैसा 12 साल में आ रहा है, तो कंपनी उसको क्या करती है, फ्रॉम डे वन 12 लाख का सम एश्योर्ड देती है। इट मींस क्या हो गया, जैसे हमने पढ़े, बोनस आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, 1 लाख के ऊपर कि 12 लाख के ऊपर? 12 लाख के ऊपर सम एश्योर्ड, बराबर है। तो 12 लाख का 4% कितना होता है, 48,000, बराबर। तो कंपनी क्या करती है, आपको इसमें से 40,000 रुपए दे देती है। कभी बोनस 50,000 रुपए आया तो भी आपको 40,000 ही देगी, कभी 60,000 रुपए आया तो भी आपको 40,000 रुपए देगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर साल आप 1-1 लाख रुपए जमा करते जा रहे हो, और आपको उसके बाद एवज में आपको हर साल कितना पैसा दे रही कंपनी, 40,000 रुपए, बराबर है। अब 12 साल में आपकी लायबिलिटी खत्म होगी, आपको 1 रुपया देना है कि अभी कुछ भी नहीं देना है। उसके बावजूद भी ये जो 40,000 मिलने का जो सिलसिला है, वो आपको 40 साल तक के मिलते रहेगा। समझ गए अभी चीज, वो 40-40 हजार रुपए आपको मिलते रहेंगे कब तक के, आपके मैच्योरिटी तक, बराबर है। और मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, सब एश्योर्ड प्लस रिविजनरी बोनस। समझ गए अभी चीज। अब ये जो 48 में से 40,000 इधर आए, तो ये 8,000 रुपए कहाँ पे गए, वो आपके पॉलिसी में जमा रहते हैं, वो आपके पॉलिसी में जमा रहते हैं 40 साल तक, जो भी ऊपर का पैसा हो गया रहता है। समझिए। अब कभी कभी क्या होता है, आप बोलोगे कभी कभी बोनस कम डिक्लेयर हो गया, फिर भी तो कंपनी ने 40,000 देना है, समझिए क्या। फिर वो पैसा कहाँ से एडजस्ट करते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा पैसा आपके पॉलिसी में जमा रहता है वही से एडजस्ट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक की। तो ये हो गया एंडोमेंट पॉलिसी, बराबर है। मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड प्लस बोनस। इट मींस क्या होता है, जो प्रिंसिपल आपने भरा हुआ है 12 लाख का, उससे ज्यादा अमाउंट यहाँ पे मिलेगी, राइट। तो वो पैसा अंडर सेक्शन 10(10)(d) ऑफ इनकम टैक्स आपको पूरा का पूरा टैक्स में वापस मिलेगा। अंडर सेक्शन 10(10)(d) ऑफ इनकम टैक्स वो पैसा पूरा का पूरा आपको टैक्स में मिलेगा मैच्योरिटी का, राइट। दूसरी चीज, ये जो 40,000 रुपए आपको हर साल जो आ रहे हैं, बराबर, ये भी आपको टैक्स में मिलेंगे अंडर सेक्शन 10(10)(d) ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तीसरी चीज, अगर ये 40 साल के दौरान अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है, कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो जो डेथ क्लेम मिलेगा उसके नॉमिनी को, वो भी अंडर सेक्शन 10(10)(d) ऑफ इनकम टैक्स पूरा का पूरा टैक्स पे रहेगा, राइट। अब कस्टमर को कन्विंस कैसे करने का मैं आपको समझाता हूँ। अगर कस्टमर 1 लाख की एफडी करता है, देखो आज के तारीख में गारंटीड प्लान में कौन सा अवेन्यू है, एक तो एफडी या फिर आरडी या फिर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या फिर पोस्टल की एफडी। उसके अलावा कुछ गारंटी इसमें है क्या, नहीं। अगर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, तो वो रिस्क हम कहाँ पे लेते हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में वगैरह, बराबर है, वहाँ पे डालते हैं। कस्टमर बोलते हैं कि भाई मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे गारंटी पैसा चाहिए, मेरे बच्चे की शादी 20 साल के बाद करनी है, और अगर उस समय मार्केट डाउन रहा तो मेरा पैसा तो घुस गया, तो मैं लॉस में तो पैसा नहीं निकालूंगा, तो मुझे उस समय तक की गारंटी चाहिए 20 साल की। तो उसके लिए अपने क्या बोलेंगे उसको, वो क्या बोलेगा कि मैं एफडी में पैसा डालता हूँ। सर आप 1 लाख की एफडी करते हो, 1 साल में आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है, तो मतलब क्या मिला आपको 6,000 रुपये। सर आप ये 1 लाख रुपये मुझे दो, ये 1 लाख रुपये आप क्या करो, मुझे दो, मैं आपको 6,000 की जगह 40,000 रुपये दूंगा। फिर कस्टमर का दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये तो 1 लाख रुपये मुझे अगले साल वापस मिल जाएंगे, आप तो मुझे 1 लाख रुपए नहीं दोगे, वो तो मेरा पैसा आपके पॉलिसी में पड़ा रहेगा,
ये क्वेश्चन करेगा ना वो, बराबर है। तो कस्टमर को ये बोलने का कि सर आपको जो 6,000 रुपये मिल रहे थे, राइट, आपके 1 लाख के ऊपर मैं आपको 40,000 रुपये दे रहा हूँ पहले साल से, तो ये जो 40,000 रुपये आपको 12 साल तक के आ रहे हैं, 12 साल तक के आपको 40,000 रुपये आ रहे हैं, तो उसके पास ऑप्शन क्या है, उस 40,000 को वो कहीं और री इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो कहाँ पे कर सकता है, स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में। ये उसने गारंटीड प्लान ले लिया, अब वो रिस्क उठा सकता है, बराबर है। अब रिस्क उठा सकता है मतलब कहाँ पे डाल सकता है, स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में, या फिर 12 साल म्यूचुअल फंड में। तो जो 40,000 रुपये उसको आ रहे हैं गारंटीड, उसकी क्या कर देगा, ऐसा भी कर देगा, बराबर है। अब 12/48 मतलब 4,80,000 रुपये आपको वापस मिलेगा कंपनी की तरफ से 12 साल में। और ये 12 साल में आपने 4,80,000 जो आपको इक्विटी में गए थे, तो कम से कम ये 12% के रेट ऑफ रिटर्न के साथ आपको ये 10 लाख रुपए देता है। कैलकुलेशन करना, 12% का रेट ऑफ रिटर्न डालना कंपाउंडिंग एनुअल ग्रॉस रिटर्न। तो यदि मैं एसआईपी कर रहा हूँ, 12 साल में मेरा 4,80,000 जमा हो रहा है, तो मुझे 10 लाख रुपए आराम से मिलते हैं म्यूचुअल फंड में। मतलब मेरा जो पैसा यहाँ पे 12 लाख रुपए गया है, वो मैंने रिकवर कर लिया, बराबर है। अब मेरी पॉलिसी फ्री में चल रही है ना, मतलब जो मेरा पैसा गया था वो मैंने रिकवर भी कर लिया, इसको मैं यूज भी कर रहा हूँ, और मेरी पॉलिसी 40,000 की लाइफ टाइम मिलती रहेगी मुझे। यहाँ पे 40 साल तक की मिलेगा, और लाइफ टाइम लिया तो लाइफ टाइम 40,000 रुपये मिलेगा। समझ आ गई चीज। अब इसका क्वेश्चन क्या था कि मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, ये मुझे वापस भी मिलेगा। तो मैंने क्या किया, सर आप मुझे बताइए कि ये जो 6% है सर, ये आने वाले दिनों तक के 12 साल तक के लाइफ टाइम तक की 6% देंगे आपको एफडी? नहीं, बैंक वाले क्या करते हैं, आपको मैक्सिमम 5 साल तक की एफडी करने का अलाउ करते हैं, उसके ऊपर आपको एफडी नहीं करने के लिए बोलते। क्यों? क्योंकि उनकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर वो 6% से उसने 5 साल की एफडी करी है ना, तो बैंक वालों को हर साल 6% ही देना है, और हर साल बैंक की एफडी का इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन उस कस्टमर को 6% देना पड़ेगा, क्योंकि उसने 5 साल का एफडी कराया है। तो 6% का उसने कमिट किया तो 6% देना पड़ेगा, लेकिन एफडी के इंटरेस्ट रेट हर साल कम होते हैं। तो जो नए लोग निकालते हैं उनको वो रेट मिलेगा 5.5, लेकिन इसको 6 देना है। अब क्या होगा, जैसे इसके 5 साल खत्म हो गए, तो 5 साल के बाद वो फिर से एफडी रिन्यू करेगा, बराबर, उसको जरूरत नहीं है। तो जो 5 साल के बाद जो इंटरेस्ट रेट रहेगा, उस हिसाब से उसको एफडी बनेगी और नई वाली। समझिएगा क्या बोल रहा हूँ। तो कभी भी गूगल करिएगा कस्टमर के सामने, उसको बताइएगा कि 10 साल के पहले एफडी का इंटरेस्ट रेट कितना था, आज कितना है, और फिर खुद ही उनको पूछेगा कि सर आपको क्या लगता है कि 10 साल के पहले 10-12% का इंटरेस्ट रेट था, आज 6% है, तो आने वाले 10 साल में कितना रह सकता है? तो कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? क्योंकि ऑलरेडी कम है, क्योंकि 10 साल पहले 12% का इंटरेस्ट रेट था, नेशनल बैंक की बात कर रहा हूँ। उस समय पैसे डबल होते थे, उस समय पैसे क्या होते थे, डबल होते थे 5 साल में, राइट। अभी क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6% का, जो 5.5 था अभी 6 हुआ है, अभी थोड़े समय के लिए बढ़ा है वो। पहले क्या हुआ, नोटबंदी हुई, बराबर है, उस समय 10% का इंटरेस्ट रेट था तो 8.5 हुआ नोटबंदी के कारण, क्योंकि बैंकों के पास पैसा आ गया तो ब्याज को देंगी वो आपको, तो 8.5 हुआ। फिर कोविड आया, कोविड के बाद 6.5 हुआ, बराबर है। अब कितना चल रहा है, 5.5-6%। तो कस्टमर को बोलिए सर आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में बढ़ेगा एफडी का रेट या कम होगा? तो ऑब्वियसली क्या बोलेगा, कम होगा। तो वो बोलेगा कम होगा, तो आप उसको अप्रिशिएट करिएगा, सही बोले सर कम होगा, फिर उसको रीजन बताइए क्यों। उसको ये रीजन बताइएगा कि कभी भी कोई भी डेवलपिंग कंट्री अगर डेवलप कंट्री की तरह मूव होती है, तो हमेशा एफडी के इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। आप कोई भी यूरोपियन कंट्री जो होती है ना, डेवलप कंट्री, आप वहाँ का एफडी का इंटरेस्ट रेट देखिए, कुछ सर्च करना गूगल में, वहाँ पे अपना ही पैसा रखने के लिए बैंक में आपको अपने को ही पैसा देना पड़ता है। हमारा खुद का पैसा बैंक में रखने के लिए हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंकों को। ऐसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, बराबर है। वो भी समय इंडिया में आएगा। अभी फिलहाल कौन सा स्कीम चल रहा है, लॉकर स्कीम चल रहा है कि लॉकर में पैसा रखने के लिए अपन ही पैसा पे करते हैं। तो ये भी दिन आएंगे, तो एफडी के इंटरेस्ट रेट सब कम होते जाते हैं। जैसी कोई डेवलपिंग कंट्री होती है ना, वो डेवलप कंट्री की तरह मूव होती है। कभी भी याद रखिएगा एफडी के इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होते हैं। तो हम आपको लाइफ टाइम कमिटमेंट दे रहे हैं सर, जहाँ पे आपको 40,000 आपको हर साल देगा, और जहाँ पे आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट कम होते जाएगा, हम आपको फिक्स 40,000 रुपये दे रहे हैं। क्या नुकसान है आपका? और मैं आपसे 1 लाख रुपए मतलब आपकी कोई जमा पूंजी मांग रहा हूँ क्या? ये भी डायलॉग मारिए, आपसे कोई जमा पूंजी मांग रहा हूँ क्या? नहीं, मैं ऐसा पैसा मांग रहा हूँ जो आपके बैंक में अनयूज पड़ा रहता है, जिसका मुझे कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। मेरा सुबह का नाश्ता, चाय, पानी, दारू, बिस्किट, खाना वाना, लंच, डिनर,
है ना, ब्रांच वन जो भी है वो सब मेरा होके भी मेरा पैसा बच रहा है। तो मैं जो अनयूज जो आइडल मनी बोलते हैं ना इसको, बैंक में पड़ा रहता है ऐसे ही एक साथ, वही पैसे में से आपको बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए आप बिना कुछ मतलब के यहाँ से उठा के आप यहाँ पे रखें। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट पॉकेट में से पैसा निकाल के राइट पॉकेट में रख रहा हूँ, राइट डायरेक्शन में, राइट टाइम में, राइट डिसीजन। बराबर है, वही कर रहा हूँ। तो कस्टमर को लगे मेरा कुछ जा ही नहीं रहा। बराबर है। पैसे भरना और पैसे जमा करना में फर्क है। पैसे भरना मतलब उनको लगता है सर यहाँ पे मेरा पैसा जा रहा है। पैसा सेव करना मतलब क्या होता है कि मेरा पैसा जमा हो रहा है। बराबर है। तो उनको ये बोलने का कि सर आपने 12 साल तक की 12 लाख रुपए सेव किए हैं, उसमें से आपको 4 लाख 80 रुपये रिटर्न आए हैं। आप इसको हर साल आप हॉलीडेज पे जाते हैं तो आप एसी यूज करिए, बच्चों का बर्थडे रहता है बर्थडे पार्टी करिए, गिफ्ट दीजिए, इसमें से घर में 32 इंच का टीवी है, 55 इंच का ले लीजिए। बराबर है। आप उनको बताइए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कस्टमर कभी भी प्लान में इंटरेस्टेड नहीं रहता। उसको प्रैक्टिकल चीजें बताइए कि ये क्यों होना चाहिए। बराबर है। जहाँ पे मेरा 1 लाख रुपए बैंक में पड़ा रहने से मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 40,000 रुपये मिल तो रहा है, उसको मैं आगे मेरी इन्वेस्टमेंट और कर सकता हूँ। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये आगे मेरी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा पैसा 12 साल में तो डबल हो ही जाएगा कम से कम। समझिए अभी चीज, उनको ये सारी चीजें समझिए, प्रैक्टिकल चीजों के साथ उनको मिक्सअप कराइए। हॉलीडेज पे जाते हो सर, आप हर साल घूमने जाते हो तो ये से पैसा यूटिलाइज करिए, कोई पैकेज हॉलीडे पैकेज लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये सारी चीजें बताइए। आने वाला पैसा पूरा टैक्स फ्री, ये एक हाईलाइटेड पॉइंट बताना हमेशा कभी भी। अब वो बोलेगा कि जैसे भी आपने टैक्सेशन का पढ़ा है, तो कभी भी याद रखिएगा एटीसी में टैक्स बेनिफिट कितने तक के ले सकता है, वो 1.5 लाख तक। तो आपको क्या लगता है 1.5 लाख का स्लैब जिनका कंप्लीट हुआ है वो कभी इन्वेस्टमेंट सेविंग करते नहीं है क्या? करते हैं। हम उनको बच्चे होंगे तो बोलेंगे भाई इनको इंश्योरेंस लेना नहीं, बच्चों की चाइल्ड प्लान नहीं करना है, हमारा एटीसी का स्लैब कंप्लीट हुआ है, तो बच्चों की प्लानिंग नहीं करेगा क्या? वो करता है। जिन लोगों का आईटीआर 5-6 लाख के ऊपर रहता है ना, 7 लाख के ऊपर रहता है, उनका 1.5 लाख का स्लैब ऑलरेडी कंप्लीट हुआ रहता है, राइट? फिर भी वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई अवेन्यू नहीं है जहाँ पे आने वाला पैसा आपको टैक्स में मिले। आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी जैसे मैंने 10 लाख का प्लॉट लिया है और वो 10 साल में मैंने बेच दिया, हो गया आपका 50 लाख में, फॉर एग्जाम्पल। बराबर है। आपका कितने में गया वो? 10 साल में 50 लाख में। तो जो आपने कैपिटल गेन आया है 40 लाख, उसमें से गवर्नमेंट को आपको ड्यूटीज पे करनी पड़ती है जो 33% रख के जाती है, मतलब वहाँ पे भी टैक्स देना है गवर्नमेंट को। दूसरी चीज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपने मार्केट में पैसा डाला, 1-1 लाख रुपए करके 10 लाख रुपए डाले 10 सालों में, और 10 लाख की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 20 लाख की। तो आपने कैपिटल गेन कितना लिया आपके 10 लाख के ऊपर? 10 लाख का। तो 10 लाख के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 1 लाख के ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट आता है ना, जो भी प्रॉफिट मतलब कैपिटल गेन आता है, वो हमेशा टैक्सेबल रहेगा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम पे 10%। मतलब आपके हाथ में कितने आएंगे? 19 लाख रुपए। म्यूचुअल फंड में आपने 10 लाख के ऊपर आपको 20 लाख मिले, तो 20 लाख के 20 लाख आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, आपके हाथ में 19 लाख रुपए आएंगे, क्योंकि 10% का LTCG लगा है आपके कैपिटल गेन के ऊपर। बराबर है। तो प्रॉपर्टी में भी टैक्स लगता है, म्यूचुअल फंड में भी टैक्स लगता है। FD, फिक्स डिपॉजिट हम जब बोलते हैं, राइट, फिक्स डिपॉजिट को बोलते हैं, 10,000 के ऊपर अगर आपने इंटरेस्ट अर्न किया है तो इट इज टैक्सेबल, वहां पे TDS कटेगा। समझ गए? तो FD में भी टैक्स है, प्रॉपर्टी में भी टैक्स है, आप म्यूचुअल फंड में भी टैक्स है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पैसा टैक्स फ्री आता है। तो कस्टमर को ये समझाइएगा कि सर ये ऐसा वेन्यूज है कि जहाँ पे कम से कम आपको आने वाला पैसा तो भी कम से कम टैक्स फ्री रहता है, यहाँ पे टैक्स वैक्स लगता नहीं। समझ गया तक के? हम FD की गारंटी लेते हैं, बराबर? ये गारंटीड है, गारंटीड है, गारंटीड है। मैं बोलता हूँ गारंटीड ही नहीं है, तो बता सकते हैं क्यों नहीं है? हम बोलते हैं ना ये गारंटीड है, अपना पैसा सेफ रहता है बैंक में वगैरह, क्यों? तो बता सकता है? मैं क्यों बोल रहा हूँ गारंटीड नहीं है? रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। नहीं, रेट तो जानते हो, छोड़ो। स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं। नहीं जो भी इंस्टीट्यूशन नहीं, वो आपका पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं खुद बोल रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि FD गारंटीड है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं, TDS भी छोड़ दो वो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये गारंटीड नहीं है, नॉन गारंटीड है। क्यों? इसका रीजन है, कभी भी याद रखिएगा जब आप FD निकालते हो ना कोई भी बैंक की, तो FD के बैंक के पीछे में ना लिखा हुआ होता है कि हम आपकी, भले ही आपकी 10 लाख की FD होगी ना, हम आपका 5 लाख का ही गारंटी देते हैं। बराबर है। पहले 1 लाख का था, अभी वो 5 लाख हुआ है। समझ रहे हो? तो भले आपकी 20-25 लाख की भी FD रहेंगे ना, कस्टमर बोलता है मेरे को गारंटीड है 10 लाख की FD, 20 लाख की FD, तो
तो बैंक हमेशा 5 लाख की गारंटी लेता है। किस चीज़ की गारंटी लेता है? अगर कोई बैंक डूबने पे आई, लिक्विड होने की आई, बराबर है, तो अगर आपका पैसा 20 लाख भी पड़ा होगा ना, 10 लाख भी पड़ा होगा, फिर भी आपको 5 ही लाख रुपए मिलेंगे। समझ आप ये चीज़? मैडम एक्चुअली आप इतने करिए, ठीक है, आपने जो बोला, ठीक है। यहाँ तक जो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि कस्टमर पूछेगा कि हम आपसे ही क्यों लिए? हाँ, वैसे हमसे ही क्यों लिए? अंडर इंश्योरेंस कंपनी है, हाँ। तो हम आप ही को क्यों प्रेफर ले? करें। अब इसका आंसर कि नहीं, देखो अपन उनके पास पहले लोग होते हैं क्या, जो पहली बार जाते हैं उनके यहाँ पे, अपने उनके पहले बहुत सारे लोग गए होंगे, है ना, टाटा बिरला बजाज अंबानी वगैरह सब लोग गए होंगे, तो अपने थोड़ा सा अलग दिखाने का कि मैं बहुत अलग हूँ। उनको क्या बोलने का, देखिए सर बोलना, सब कंपनी अच्छी है, किसी कंपनी को बुरा नहीं बोलने का। तो सर LIC भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, सब अच्छी है। मेरे से क्यों लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सर्विस अच्छा दूंगा, बराबर है, सर्विस अपने बारे में, बराबर है। बाकी के लोग भी सर्विस देते होंगे सर, लेकिन मेरा सर्विस देने का तरीका अलग है। आपको छोटे से छोटी चीज़ के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको हमेशा असिस्ट करूँगा, बराबर है। दूसरा HDFC लाइफ के बारे में। अब HDFC लाइफ का क्वेश्चन क्या आता है, ये प्राइवेट है, बराबर है, LIC गवर्नमेंट है, तो मैं LIC से क्यों ना लूँ, HDFC से क्यों लूँ, क्या ना लूँ, आता ही है। उनको ये समझाने का कि देखिए सर बोलना, उनको ही पूछने का, सर LIC जो है 1956 से इंडिया में है, बराबर है, इतनी पुरानी कंपनी है, तो वो अकेले सक्षम नहीं थी क्या इंडिया को संभालने के लिए, इंश्योरेंस देने के लिए? उसमें कुछ तो रीजन होगा ना सर बोलना, कि बाकी के प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को उन्होंने इजाद करने का मौका दिया, कुछ तो रीजन होगा ना। तो रीजन ये है कि सर क्या होता था उस समय जो पॉलिसी LIC बनी, राइट, तो उस समय ना 243 प्राइवेट कंपनी है, थोड़ा सा कि नॉलेज अपने पास रखिएगा। कस्टमर को जब आप बताते हो ना, तो उसको लगता है कि ये जिससे मैं डील कर रहा हूँ ना, जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ ना, उसको नॉलेज है, उसको कॉन्फिडेंस आता है कि यार सही बंदे को दे रहा हूँ। तो उनको ये बताने का कि 243 प्राइवेट कंपनियां मर्ज हुई थी 1956 में, याद रखिएगा, 1956 में प्राइवेट कंपनियां मर्ज हुई थी 243, जिसमें कुछ छोटी मोटी इंश्योरेंस कंपनियां थी, कुछ लंदन की ट्रस्टीज थी, कुछ NGOs थी, बराबर है, कुछ NGOs थे, लंदन की कुछ ट्रस्टी थी और कुछ छोटे मोटे इंश्योरेंस कंपनी थी। ये सब बन के एक कॉर्पोरेशन बना, जिनको क्या बोला जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो LIC भी ये कोई गवर्नमेंट से नहीं बनी है, ये भी प्राइवेट कंपनियां बन के बनी है, वो नेशनलाइज हुई थी, बराबर है। तो उस समय के प्लान कैसे थे, मरने के बाद ही पैसा मिलेगा, 20-30 साल पैसे भरो तो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, 1-2 साल पैसे भरे बाद में नहीं भरे तो पैसे डूब गए, इस तरह के प्लान थे और लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे, बराबर है। तो जियो का नाम किसने सुना है, रिलायंस जियो 4G, बराबर है। रिलायंस जियो 4G जब मार्केट में आया तो उसने क्या सबको आदत लगा दी 4G की स्पीड की, बराबर है, सबको फ्री में 4G बांट दिया, सबको आदत होगी। फिर 2G में कोई खेल नहीं रहा था, 3G में कोई खेल नहीं रहा था, मुझे 4G की आदत है, अब मैं 100 रुपये चार्ज करूँ या 200 रुपये चार्ज करूँ, मुझे तो यूज करना ही है, बराबर है। तो आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, ये जो प्राइवेट कंपनियां थी ना, इनको अपने रेट ऑटोमेटिकली क्या करने पड़े, कम करने पड़े। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या आया था, रिलायंस जियो 4G क्या हुआ कस्टमर का, क्योंकि रेट बाकी कंपनी क्या की कम की, तो उस समय बराबर है वो ऐसे थे जो मैंने आपको अभी गिना के बताया, मरने के बाद ही मिलेगा, लंबे समय तक के पैसे भरो, ऐसा तो एक प्रकार की मोनोपोली थी। तो लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस लेने के बजाय लोग लेते नहीं थे, तो मार्केट में पेनिट्रेशन नहीं था और लोगों की इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तो लोग लेते नहीं थे, सुनते नहीं थे, बराबर है। अपने यहाँ पे अपन गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं इसीलिए, तो वो भी नहीं निकाले रहते, बराबर है। तो यहाँ पे 1956 में LIC बनी, मोनोपोली थी, मार्केट में पेनिट्रेशन नहीं था, तो उसने क्या किया गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट पारित की। तो क्या था 1992 में नरसिंह राव सरकार थी कांग्रेस की, बराबर है, नरसिंह राव सरकार थी उस समय 1992 में, उन्होंने एक अमेंडमेंट पारित किया जहाँ पे बोला गया कि बाबा अपन क्या करेंगे, एक FDI लागू करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं इसको, FDI। तो कभी भी याद रखिएगा, इंश्योरेंस से पहला सेक्टर है जहाँ पे फॉरेन की कंट्रीज को इंडिया में आने के लिए अलाउ किया गया, आप कंपनी ओपन कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। तो पहली लाइफ इंश्योरेंस से पहला ऐसा सेक्टर है जहाँ पे FDI लागू किया गया, बराबर है।
जहाँ पे एफडीआई लागू किया गया। एक मिनट रुकिए, कॉल आएगा। अब 1956 से कहाँ तक के आगे 1992 में, बराबर है। वहाँ पे नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने एफडीआई लागू किया गया, राइट। तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे अपने मनमोहन सिंह, बराबर है। उस समय में फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह, ठीक है। उनको क्या किया कि आप इंश्योरेंस कंपनी ओपन करने के लिए कंपनियों को लाइसेंस दो, मतलब उनको बोलो कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने मल्होत्रा कमेटी बैठाई। उन्होंने क्या किया? मल्होत्रा कमेटी बैठाई, जो एक्स आरबीआई गवर्नर थे उस समय के, बराबर है। तो इन्होंने क्या किया? 1999 में आईआईडी फॉर्मेशन किया। आईआईडी मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो जिस तरह आरबीआई बैंक को कंट्रोल करती है उस समय, उसी की तरह आईआईडीए इंश्योरेंस कंपनी को सपोर्ट करती है, मतलब कंट्रोल करती है, बराबर है। तो फिर इन्होंने क्या किया? लाइसेंस पारित करना चालू किया कि भाई टाटा, बिरला, बजाज, अंबानी आप इंश्योरेंस कंपनी ओपन कर सकते हो, बराबर है। तो उन्होंने पहला क्राइटेरिया ये रखा कि आप 150 करोड़ रुपए हमारे पास जमा करो कंपनी ओपन करने के लिए। तो टाटा, बजाज, बिरला, अंबानी, इनके लिए ये 150 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात थी क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया ये रखा कि आप फॉरेन के इंश्योरेंस कंपनियों को इंडिया में लेके आओ, जिनको मिनिमम 100 इयर्स का एक्सपीरियंस हो इंश्योरेंस बेचने का, बराबर है। तो बजाज आलियांज, तो आलियांज ये जर्मन बेस्ड ग्रुप है, जिनको 137 साल का पुराना एक्सपीरियंस है पूरे दुनिया में इंश्योरेंस बेचने का, बराबर है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल फॉरेन की कंपनी है। एचडीएफसी स्टैंडर्ड का स्टैक कम हो गया तो अपन एचडीएफसी लाइफ ही बोलते हैं अभी, बराबर है। तो इस तरह मर्ज होकर कंपनियां बनी। बिरला सन लाइफ बाहर की कंपनी है। तो इस तरह 76% स्टैक होल्डिंग इंडियन कंपनी की, सॉरी 74% स्टैक होल्डिंग इंडियन कंपनी की, और बाकी का बचा हुआ 26% स्टैक होल्डिंग है फॉरेन कंपनी की। तो ये मर्ज होकर कंपनी बनी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, बिरला सन लाइफ, मैक्स लाइफ, इस तरह इंश्योरेंस कंपनियां बनी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एचडीएफसी लाइफ ये पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, पहली प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसको एलआईसी के पास सबसे पहला लाइसेंस दिया गया, कॉन्फिडेंट के बोली। उसके बाद फिर एक कंपनी चालू हुई, तो अपनी कंपनी 2000 में बनी है। उसके बाद बाकी कंपनी चालू हुई 2001 में बनी हुई है। तो उनको ये बोलिएगा सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमारी है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसको आईआईडी ने लाइसेंस दिया, बराबर है। दूसरा जो टर्म इंश्योरेंस हम बोलते हैं ना, जो भी बेच रही है बाकी कंपनियां, टर्म इंश्योरेंस का इनोवेशन ही एचडीएफसी ने किया हुआ है। जो मार्केट में बिकता है टर्म इंश्योरेंस जो बोला जाता है, राइट, उसका कंसेप्ट ही एचडीएफसी ने मार्केट में लाया है। तीसरा, सर आपने कहा था कि मैं आपसे क्यों लूँ, एचडीएफसी से क्यों लूँ, तो उनको ये बोलिएगा कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एचडीएफसी जो है, राइट, तो होम लोन का जो कंसेप्ट आया है वो एचडीएफसी ने इंडिया में लाया है। उसके बाद बाकी के बैंकों ने चालू किया है होम लोन बेचना, लेकिन जो कंसेप्ट लाया किसने लाया है? एचडीएफसी ने लाया। और एचडीएफसी एक ऐसा कैश रिच कंपनी है जहाँ पे उनका जो पैसा है, राइट, फाइनेंस के अलावा लगा दे नहीं हुआ। आपने एचडीएफसी का क्रेडिट सुना होगा, जो फॉरेन में एग्जीबिशन का फंड प्रोवाइड करते हैं। एचडीएफसी लाइफ के बारे में सुना होगा जहाँ पे हम बैठे हैं। एचडीएफसी अर्गो, एचडीएफसी बैंक है ना, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी होम, ये सब आपने नाम सुने होंगे। तो इनका पूरा काम कहाँ पे है? फाइनेंस में है। तो इसीलिए आप ट्रस्ट कर सकते हो सर कि हमारा क्या ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और हमारे पास बहुत अच्छा खासा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कस्टमर थोड़ा सा और नॉलेजेबल है, तो फिर उसको भी अपना थोड़ा सा नॉलेज दिखाने का, तो उनको ये बोलने का कि सर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कितनी अच्छी है ये देखना है, तो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखना है और सॉल्वेंसी रेशियो देखना है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर अच्छी है और आने वाले दिनों में डूबेगी या नहीं डूबेगी, ये दो चीजों से पता चलता है, एक सॉल्वेंसी रेशियो और एक एसेट अंडर मैनेजमेंट, बराबर है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट अपना कितने तो भी लाख करोड़ है, 1.25 लाख करोड़ कुछ तो भी है, 2 लाख करोड़, ओके, 2 लाख करोड़ का अपने पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है। मतलब क्या है, आने वाले 40-50 साल तक के भी अपन ने काम नहीं किए, कोई भी पॉलिसी बेचे नहीं, राइट, तो भी कंपनी के पास पैसा है कि जितने भी पॉलिसी होल्डर है सबके क्लेम दे दे, बराबर है। तो कंपनी चलाने के लिए एसेट अंडर मैनेजमेंट ये देखना होता है। तो हमारी कैशियस कंपनी है। और दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब ये होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज
हमारे पास है कितना और हमको लोगों को देना कितना है, बराबर है। एसेट मतलब हमारे पास है कितना और लायबिलिटीज मतलब हमको देना कितना है। तो सॉल्वेंसी रेशियो मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। तो कभी भी याद रखिएगा, गवर्नमेंट ये बोलती है कि सॉल्वेंसी रेशियो हमेशा आपका 150% होना चाहिए, उसके एवज में हमारा 207% है। गवर्नमेंट बोलती है कि 150% तो चाहिए आपको सॉल्वेंसी रेशियो कंपनी मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए, लेकिन अपना कितना है उसके एवज में 207। तो कस्टमर को थोड़ा सा विश्वास आता है कि भाई इनको नॉलेज भी है, कंपनी भी अच्छी है। और कभी भी याद रखिएगा, HDFC के बारे में कोई पूछेगा नहीं आपको, वेल नोन कंपनी है, वेल नोन ब्रांड है, और आप HDFC को ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हो मार्केट में। कभी भी याद रखिएगा, ये सारे जवाब आप बराबर दे देगा, जिसको आंसर देना है, जिसको नहीं देना है। आणखी काय क्वेश्चन मला तो मी काल विचारलं होतं तर मला दिला होता तो तुम्हाला ऑप्शन दिसला हो पण एक मिनिट